सो गुड मॉर्निंग गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के यानी कि 30 जून के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। तो आज का पहला प्रश्न है कि अभी हाल ही में जैन समाज ने किसे धर्म चक्रवर्ती सम्मान से नवाजा है? तो आंसर होगा नरेंद्र मोदी को। तो अभी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैन समाज ने धर्म चक्रवर्ती की उपाधि से सम्मानित किया है। धर्म चक्रवर्ती का अर्थ है धर्म के चक्र को चलाने वाला महान मार्गदर्शक, और ये सम्मान उन्हें भारत की आध्यात्मिक परंपरा को वैश्विक मंचों पर पहुंचाने के प्रयासों के लिए दिया गया है, जिसमें सत्य, अहिंसा और नैतिक मूल्यों का प्रचार प्रसार शामिल है। तो याद रखना, अभी जैन समाज ने, किसने? जैन समाज ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को धर्म चक्रवर्ती सम्मान से सम्मानित किया। अब आज के प्रश्न में ये सम्मान अवार्ड वाला प्रश्न है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से संबंधित है। तो पहले तो मैं आपको बताता हूं कि अभी मोदी जी को किन किन देशों ने सर्वोच्च सम्मान दिया था अपना, और उन्हीं से संबंधित कुछ करंट अफेयर्स के प्रश्न भी मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। देखो, पहले तो ये पढ़ते हैं। मोदी जी ने अभी तमिलनाडु में भारत के पहले वर्टिकल लिफ्ट समुद्री पुल न्यू पंबन ब्रिज का उद्घाटन किया था। यह पुल रामेश्वर द्वीप को मुख्य भूमि पर मंडपम से जोड़ेगा। पुल की लंबाई कितनी बताई गई थी? 2.07 किलोमीटर। उसके बाद मोदी जी को श्रीलंका का सर्वोच्च सम्मान मित्र विभूषण भी मिला था। मोदी स्मृति चिन्ह संग्रहालय स्थापित हुआ मोतिहारी, बिहार में। मोदी जी ने किस स्थान पर देश की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज की आधारशिला रखी थी? आंध्र प्रदेश के नागयालंका में, और उसका नाम है नवदुर्गा मिसाइल रेंज। ये डीआरडीओ की तीसरी मिसाइल परीक्षण रेंज है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल में देश के पहले गहरे पानी के ट्रांसशिपमेंट पोर्ट का उद्घाटन किया था। विजिंगम पोर्ट की बात कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद का अध्यक्ष बनाया गया एस महेंद्र देव को। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की निजी सचिव पर्सनल सेक्रेटरी बनी थी निधि तिवारी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रधान सचिव प्रिंसिपल सेक्रेटरी बने अभी शक्तिकांत दास। उनके अलावा पीके मिश्रा ऑलरेडी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड क्रॉस ऑफ द ऑर्डर ऑफ मकारियोस थर्ड पुरस्कार मिला था? साइप्रस। और बिल्कुल लेटेस्ट कुछ अवार्ड्स मैं आपको और भी रिवाइज करा दूं। एक तो ये साइप्रस वाला देख लिया, उसके अलावा श्रीलंका वाला हमने देख लिया, मित्र विभूषण। और 2025 में ही मॉरिशस ने भी अपना सर्वोच्च सम्मान दिया था, जिसको कहते हैं ऑर्डर ऑफ द स्टार एंड की ऑफ द इंडियन ओशियन। और उससे पहले बारबाडोस ने दिया था ऑर्डर ऑफ फ्रीडम ऑफ बारबाडोस। कुवैत ने दिया था ऑर्डर ऑफ मुबारक द ग्रेट। ठीक है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से ही संबंधित आज मैंने आपको प्रश्न रिवाइज कराया, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे, हाल ही में नाटो समिट 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? तो आंसर होगा नीदरलैंड में। नाटो समिट 2025 की हम बात कर रहे हैं। अभी 24 और 25 जून को ये हुआ था। कहाँ पे? द हैग, नीदरलैंड में। और इसकी अध्यक्षता की मार्क रुट्टे ने, जो कि नाटो के सेक्रेटरी जनरल भी और नीदरलैंड के पूर्व प्रधानमंत्री भी हैं। और इस समिट में ये घोषणा की गई कि नाटो के सदस्य देश 2035 तक अपने जीडीपी का 5% डिफेंस सेक्टर पर खर्च करेंगे। इससे पहले 2014 में सदस्य देशों ने अपने जीडीपी का 2% रक्षा पर खर्च करने पर सहमति बनाई थी। और वर्तमान में नाटो के 32 सदस्य देशों में से केवल 22 ही 2% डिफेंस एक्सपेंडिचर के मौजूदा लक्ष्य को पूरा करते हैं। अब नाटो की पहले हम अगर बात करें, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन स्थापना होती है 4 अप्रैल 1949 में। हेडक्वार्टर ब्रुसेल, बेल्जियम। सेक्रेटरी जनरल मार्क रुट्टे हो गए। इसका 32वां नंबर का सबसे नवीनतम सदस्य देश बना था स्वीडन। उससे पहले 31वां बना था फिनलैंड। और पिछले साल जो नाटो समिट हुई थी वो वॉशिंगटन डीसी, अमेरिका में हुई थी। और नाटो ने कहा था कि वो वर्ष 2025 में अपना उत्तरी भूमि कमान ये कहाँ पर स्थापित करेगा? फिनलैंड में। अब आज का प्रश्न हमारा समिट से संबंधित था, तो कुछ इंपॉर्टेंट समिट्स मैं आपको रिवाइज कराता हूँ। एक तो आप पढ़ना कि राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन 2025 ये हुआ नई दिल्ली में। और 2025 में जो छठा बिम्स्टेक समिट है उसको होस्ट किया थाईलैंड ने। 14वीं एशियाई मत्स्य पालन और जलीय कृषि फोरम की बैठक हुई थी भारत में भी नई दिल्ली में। दूसरी बार होस्ट किया इसे भारत ने। 12वां वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट हुआ दुबई में। महिला सुरक्षा और सशक्तिकरण पर स्त्री शिखर सम्मेलन हुआ हैदराबाद में। 9वां एडिशन किसका? ग्लोबल टेक्नोलॉजी समिट का ये हुआ था नई दिल्ली में, जिसकी थीम है संभावना। तीसरी बिम्स्टेक कृषि मंत्री स्तरीय बैठक ये काठमांडू में हुई। 150वां इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन समिट हुआ उज्बेकिस्तान में। विश्व बैंक के सहयोग से पेंशन पर पहला अंतर्राष्ट्रीय शोध सम्मेलन ये कहाँ पर हुआ? नई दिल्ली में। बुद्ध धम्म और पूर्वोत्तर भारत की संस्कृति पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन हुआ अरुणाचल प्रदेश में।
छठा, इंडिया स्टील 2025 का आयोजन हुआ मुंबई में। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने सुफलाम 2025 कार्यक्रम के दूसरे संस्करण का आयोजन ये कहाँ पर किया? सोनीपत हरियाणा में। चौथी, भारत मध्य एशिया वार्ता का आयोजन ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, तो ये सब ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस ये कब मनाया गया? तो आंसर हो जाएगा 29 जून को। तो हर साल 29 जून को इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स के रूप में मनाया जाता है। आपको बता दूं कि विश्व की कुल सतह क्षेत्र का 40% हिस्सा उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में फैला है और विश्व की लगभग 80% जैव विविधता इनमें ही पाई जाती है। आप यूं कह सकते हो उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र ये पृथ्वी का वो क्षेत्र है जिसे मोटे तौर पर कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच का क्षेत्र माना जाता है। और इस बार के अंतर्राष्ट्रीय उष्ण कटिबंधीय दिवस की थीम क्या है? सेलिब्रेटिंग डाइवर्सिटी एंड कन्फ्रंटिंग चैलेंजेस। चलो एक बार फिर से दिवस वाला प्रश्न आ गया। जून के फिर से आपको इंपॉर्टेंट डेज रिवाइज कराता हूँ। देखो फिर 1 जून को वर्ल्ड मिल्क डे होता है, 1 जून को ग्लोबल डे ऑफ पेरेंट्स, 3 जून को वर्ल्ड बाइसिकल डे, 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, 7 जून को वर्ल्ड फूड सेफ्टी डे, 8 जून को वर्ल्ड ओशियन डे, 8 जून को वर्ल्ड ब्रेन ट्यूमर डे, 9 जून को इंटरनेशनल आर्चिव्स डे, 9 जून को वर्ल्ड एक्रेडिटेशन डे, 10 जून को सभ्यताओं के बीच संवाद के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 11 जून को अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस, 12 जून को विश्व बाल श्रम निषेध दिवस, 13 जून को इंटरनेशनल एल्बिनिज्म अवेयरनेस डे, 14 जून को विश्व रक्तदाता दिवस, 15 जून को वर्ल्ड एल्डर अब्यूज अवेयरनेस डे, 15 जून को ग्लोबल विंड डे, 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण एवं सूखा रोकथाम दिवस, 17 जून को विश्व मगरमच्छ दिवस, 19 जून को विश्व सिकल सेल दिवस, 20 जून को विश्व शरणार्थी दिवस, 21 जून को योगा दिवस और 22 जून को विश्व वर्षावन दिवस। उसके अलावा 23 जून को संयुक्त राष्ट्र लोक सेवा दिवस, 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक डे, 24 जून को कूटनीति में महिलाओं का अंतर्राष्ट्रीय दिवस, 25 जून को पहली बार संविधान हत्या दिवस मनाया, 27 जून को एमएसएमई डे और 29 जून को भी राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस के रूप में मनाया था। तो जून के ये सारे इंपॉर्टेंट डेज ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में किस एक्सप्रेस वे पर भारत के सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण किया गया? तो आंसर होगा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे। तो अभी नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने राष्ट्रीय राजमार्ग पर देश का पहला वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर बनाया है। तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे के 12 किलोमीटर हिस्से में फैले इस प्रोजेक्ट में 5 ओवरपास है और भारत का सबसे लंबा वन्यजीव अंडरपास शामिल है, जो सभी प्राकृतिक आवासों को नुकसान पहुंचाए बिना जानवरों की सुरक्षित आवाजाही को सक्षम करने के लिए डिजाइन किया गया है। तो रणथंबोर बफर जोन से होकर के निकलते इस दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे खंड की जो लंबाई है वो 12 किलोमीटर है। मतलब दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे का जो 12 किलोमीटर का जो हिस्सा है वो इस प्रोजेक्ट में है, जो कि रणथंबोर बफर जोन से होकर के निकल रहा है। इसमें 5 ओवरपास हैं, हर की लंबाई है 500 मीटर और इसमें एक अंडरपास है जिसकी लंबाई है 1.2 किलोमीटर और ये वन्य जीवों के लिए भारत का सबसे लंबा अंडरपास है। और ये सब करने का उद्देश्य क्या है? रणथंबोर और चंबल घाटी के बीच वन्य जीवों के लिए सुरक्षित मार्ग सुनिश्चित करना, सड़क दुर्घटना में होने वाली मौतों को कम करना और मानव पशु संघर्ष को कम करना। ठीक है, तो प्रश्न याद रखना कि किस एक्सप्रेसवे पर भारत के सबसे लंबे पशु वन्यजीव ओवरपास कॉरिडोर का अनावरण अभी किया गया? तो दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे। अच्छा, एक एक्सप्रेसवे आपको और याद आएगा, हमने कल परसों ही पढ़ा था कि भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया था? तो दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर। तो उसको भी याद में रखना। अगला प्रश्न हम देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में आदि कर्मयोगी पहल ये किसने शुरू की है? तो आंसर होगा जनजातीय मंत्रालय ने। तो अभी केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्रालय ने आदि कर्मयोगी नाम से एक पहल शुरू की है, जो कि एक राष्ट्रव्यापी पहल है, जिसका उद्देश्य है क्षेत्र स्तर के अधिकारियों को प्रेरित और प्रशिक्षित करके जनजातीय कल्याण योजनाओं के क्रियान्वयन को मजबूत करना। हमारे जनजातीय मामलों के मंत्री कौन है? जुएल ओराम है। तो इस पहल का मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? मतलब सरकार योजनाएं तो बना रही है, लेकिन जो अधिकारी हैं वो अपना काम ढंग से नहीं कर पा रहे, उन योजनाओं को अच्छे से अप्लाई नहीं कर पा रहे, जन जन तक उन योजनाओं को नहीं पहुंचा पा रहे हैं। तो उसी के लिए इनको यहाँ पे ट्रेनिंग दी जाएगी, प्रशिक्षित किया जाएगा कि जो जनजातीय कल्याण योजनाएं सरकार लेकर के आ रही है, आप उनका क्रियान्वयन सही से करो। उसी के बारे में इनको यहाँ पे इस पहल में सिखाया जाएगा।
अब इस प्रश्न में मैं आपको क्या कराऊंगा, इसी तरह से कुछ इंपॉर्टेंट योजनाएं मैं आपको रिवाइज कराऊंगा। जैसे कि देखो, अभी पार्थ योजना ये शुरू की थी मध्य प्रदेश ने। बीमा सखी योजना शुरू करने वाला दूसरा राज्य गोवा है, पहला हरियाणा था। शहीद माधो सिंह हाथ खर्चा योजना उड़ीसा ने शुरू की थी। प्लास्टिक मुक्त महाकुंभ के लिए कौन सा अभियान शुरू किया गया, 1 प्लेट 1 बैग अभियान। और रायतु भरोसा योजना ये तेलंगाना ने शुरू की थी, किसानों को 12,000 रुपए दिए जाते हैं प्रति एकड़। दीनदयाल उपाध्याय भूमिहीन कृषि मजदूर कल्याण योजना छत्तीसगढ़ ने शुरू की। मुख्यमंत्री मोबाइल ऑपरेशन थिएटर पहल ये शुरू की नागालैंड ने। स्वामित्व योजना के तहत संपत्ति कार्ड वितरित करने वाला पूर्वोत्तर का पहला राज्य बना था मिजोरम। मृदा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने के लिए हर खेत स्वस्थ खेत अभियान लॉन्च किया था हरियाणा। और केरल ने एन प्राउड नाम से एक पहल लॉन्च की थी, जिसका उद्देश्य है खराब और अनुपयोगी दवाएं हैं उन्हें सुरक्षित तरीके से डिस्पोज करना। ठीक है, तो ये कुछ योजनाएं हैं, इनको ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में प्रोजेक्ट 17A स्टील्थ फ्रिगेट में से पहले INS नीलगिरी को कहां पर तैनात किया गया, तो आंसर होगा विशाखापत्तनम। तो प्रोजेक्ट 17A के तहत 7 स्टील्थ फ्रिगेट का निर्माण होगा। अच्छा, स्टील्थ फ्रिगेट का क्या मतलब हो गया, तो स्टील्थ का मतलब हो गया जो दुश्मन के रडार की पकड़ में ना आए, और फ्रिगेट मतलब हो गया छोटा युद्धपोत। एक ऐसा छोटा युद्धपोत जो कि दुश्मन के रडार के पकड़ में न आए। तो इस तरह के टोटल 7 स्टील्थ फ्रिगेट बनाए जा रहे हैं प्रोजेक्ट 17A के अंतर्गत। कौन बना रहा है, तो इसे मजगांव डॉक लिमिटेड जो मुंबई में है और गार्डन रिच बिल्डर्स लिमिटेड जो कोलकाता में है, ये दोनों बना रहे हैं। कुछ ये बनाएगा, कुछ ये बनाएगा, और इसमें से अभी पहला बनकर तैयार कर दिया गया है, जिसका नाम है INS नीलगिरी। और इसे कहां पर तैनात किया गया, विशाखापत्तनम में। यही हमारा प्रश्न था। वैसे मैं आपको टोटल 7 के साथ यहाँ पे नाम बता देता हूँ जो कि प्रोजेक्ट 17A के तहत बनाए जा रहे हैं। तो एक तो INS नीलगिरी हो गया, एक INS हिमगिरी, INS तारागिरी, INS उदयगिरी, INS दूनागिरी, INS विंध्यगिरी और INS महेंद्रगिरी। ठीक है, ये ध्यान रखना। अच्छा, इसी तरह के 2-4 प्रश्न मैं आपको और रिवाइज कराता हूँ। एक याद रखना कि भारतीय नौसेना ने प्रोजेक्ट 15B भी शुरू किया था 2011 में, और इसमें भारतीय नौसेना के लिए 4 स्टील गाइडेड मिसाइल यानी कि डेस्ट्रॉयर विध्वंसक जहाज तैयार किए गए थे। उनके नाम क्या है, INS विशाखापत्तनम, INS मोरमुगांव, INS इम्फाल और INS सूरत। इसका निर्माण मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने किया था। प्रोजेक्ट 15B के अंतर्गत इनको तैयार किया गया। और अगर पूछे प्रोजेक्ट 15A क्या है, तो इसके अंतर्गत 3 जहाज बनाए गए थे, INS कोलकाता, INS कोच्चि और INS चेन्नई। और प्रोजेक्ट 75 तो आपने सुना ही होगा, 2005 में इसको शुरू किया गया था फ्रांस की सहायता से, और इसके अंतर्गत 6 स्कॉर्पियन क्लास सबमरीन बनाई गई। बनाई मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड मुंबई ने। उनके नाम क्या है, INS कलवरी, INS खंडेरी, INS करंज, INS वेला, INS वागीर और INS वागशीर। और जो आज था वो मैंने आपको पढ़ाया प्रोजेक्ट 17A के बारे में। ठीक है, तो ये भी ध्यान में रखना। अच्छा, अब यहाँ पे 2 प्रश्न मैं आपसे पूछता हूँ, ये आपके लिए होमवर्क प्रश्न हो जाएंगे कि उथले जल का भारत का पहला एंटी सबमरीन वॉरफेयर का नाम क्या है, और भारत का पहला सर्वेक्षण पोत का नाम क्या है, और दूसरे वाले का भी नाम बता दो। अभी तो दूसरा भी आ गया, पहला और दूसरा। ठीक है, ये 2 प्रश्न के उत्तर आपको देने, बाकी हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। फिर अगले में पूछ रहे कि अभी हाल ही में सभी ग्राम पंचायतों में विवाह मंडप योजना को किसने मंजूरी दी है, तो आंसर होगा बिहार। तो अभी बिहार में मुख्यमंत्री कन्या विवाह मंडप योजना के तहत राज्य की सभी पंचायतों में विवाह भवन बनाने की योजना को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इससे गांव के गरीब परिवारों को बेटियों के विवाह में सुविधा मिलेगी, और इन भवनों के निर्माण के लिए 40 अरब 26 करोड़ 50 लाख रुपए स्वीकृत हुए हैं। अब देखो, बात यहाँ पे बिहार की है, तो ये रहा मैप में बिहार। कैपिटल पटना हो गई, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार, गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। बिहार दिवस होता है जब वर्ल्ड वाटर डे होता है, यानी कि 22 मार्च को। वाल्मीकि नेशनल पार्क है यहाँ पे, राजगीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, कैमूर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है यहाँ पे। कुछ और प्रश्न हम देखेंगे बिहार से। तो अभी इथेनॉल नीति को अपनाने वाला पहला राज्य ये बिहार बना था। भारत का पहला डॉल्फिन रिसर्च सेंटर ये कहां पर खुला, पटना बिहार में। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला पहला राज्य बिहार है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो निर्मला सीतारमण है, उन्होंने मखाना बोर्ड कहां पर शुरू करने की घोषणा की, बिहार में। रक्षा मंत्रालय ने कहां पर शौर्य वेदनम उत्सव का आयोजन किया, बिहार के पूर्वी चंपारण जिले के मोतिहारी शहर में। सेपक टकराव विश्व कप 2025 हुआ बिहार में। मैस्कॉट है भीम, जो रिप्रेजेंट करता है बफेलो को, और इसमें भारत ने जापान को हरा के पहली बार गोल्ड जीता था। और भारत मेडल टैली में 4थे स्थान पर रहा, टॉप पे थाईलैंड है। 12वां मेंस एशिया हॉकी कप 2025 ये भारत में हुआ, राजगीर बिहार में।
खेलो इंडिया यूथ गेम्स का भी 7वां संस्करण हुआ था। बिहार में मैस्कॉट है गज सिम्हा, और इसमें टॉप पे कौन रहा था? महाराष्ट्र। और महिला संवाद अभियान ये बिहार में शुरू हुआ। उसके अलावा पहली बार भारतीय वायुसेना की सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने एयर शो का आयोजन किया पटना में। मोती स्मृति चिन्ह संग्रहालय स्थापित हुआ मोतिहारी बिहार में। विक्रम ब्लॉक कैनाल सौर ऊर्जा परियोजना का उद्घाटन कहां पर हुआ? पटना में। बिहार के गया शहर का नाम बदलकर गयाजी हो गया। भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है जिसने मोबाइल आधारित ई वोटिंग की सुविधा शुरू की? और मडोरा डीजल लोकोमोटिव प्लांट बिहार के सारण जिले में है, और अब पहली बार यहाँ से बने जो इंजन है वो विदेशों में निर्यात होंगे। और किस देश में? गिनी देश में। तो इन सब कारण से अभी बिहार लेटेस्ट न्यूज में था, ध्यान में रखना। अगला प्रश्न दिखता है। फिर अगले में पूछ रहे हैं, अभी हाल ही में अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी से किसने अपनी सदस्यता निलंबित की है? तो आंसर होगा ईरान। तो अभी जब अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर हमला किया था, हमने पढ़ा था, और आप बताओ किस ऑपरेशन के तहत हमला किया था? ये प्रश्न आपके लिए है। और उसके बाद ईरान ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी की सदस्यता को निलंबित कर दिया, क्योंकि ईरान का कहना था कि जब अमेरिका ने हमारे परमाणु ठिकानों पर हमला किया तो इन एजेंसी को अमेरिका की निंदा करनी चाहिए थी, लेकिन इन्होंने कुछ बोला नहीं। ईरान इसका सदस्य है, फिर भी उसके ऊपर हमला हो रहा है, और उसके बाद उन्होंने अपनी जो सदस्यता थी उसको निलंबित कर दिया। अभी मैं आपको ईरान भी लेकर के चलूंगा, लेकिन पहले इस एजेंसी के बारे में बात कर लेते हैं। अंतरराष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, ये एक अंतर सरकारी संगठन है जिसका उद्देश्य है परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपायों को बढ़ावा देना और परमाणु हथियारों सहित किसी भी सैन्य उद्देश्य के लिए इसके उपयोग को रोकना। इसकी स्थापना होती है 1957 में। हेडक्वार्टर ऑस्ट्रिया वियना में है, और 2005 में इस संगठन को नोबेल पीस प्राइज भी मिला था, याद रखना। सदस्य देशों की संख्या है 178। भारत भी इसका संस्थापक सदस्य है। टैगलाइन होती है शांति के लिए परमाणु। अब ले चलता हूं मैं आपको डायरेक्ट ईरान। तो ये रहा मैप में ईरान। देखो, ईरान की कैपिटल तेहरान है, करेंसी है ईरानी रियाल, और यहाँ की संसद को क्या कहते हैं? मजलिस। चाबहार बंदरगाह आपको यहाँ मिलेगा, और इसमें जो शाहिद बेहस्ती पोर्ट है उसको अभी लीज पे ले लिया भारत ने 10 सालों के लिए। दस्ते लुत्फ और दस्ते कबीर मरुस्थल भी यहाँ पर है। और अभी जो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था कि अमेरिका ने ईरान के 3 परमाणु ठिकानों पर जो हमला किया था किस ऑपरेशन के अंतर्गत? ऑपरेशन मिडनाइट हैमर। और फिर इसके जवाब में ईरान ने किस ऑपरेशन के तहत कतर में अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइल हमला किया था? तो ऑपरेशन बशायर अल फत। सबसे पहले इजराइल ने ईरान पर हमला किया था किस ऑपरेशन के तहत? ऑपरेशन राइजिंग लायन। फिर ईरान ने इजराइल पे किया था ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस 3 के तहत। और भारत ने ईरान से भारतीयों को निकालने के लिए जो ऑपरेशन चलाया था उसका नाम है ऑपरेशन सिंधु। तो अभी तो ईरान से ये वाले लेटेस्ट प्रश्न बनते हैं, ये सारे ऑपरेशन वाले, और ये ऑपरेशन सिंधु याद रखना इंपॉर्टेंट है ज्यादा। ये ऑपरेशन वाला प्रश्न बन सकता है एग्जाम में, तो ये ध्यान में रखना। अगला प्रश्न देखते हैं। फिर अगले में पूछ रहे हैं, हाल ही में जारी ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड ये कौन सा बन गया है? तो आंसर होगा टाटा ग्रुप। तो ब्रांड फाइनेंस के रिपोर्ट के अनुसार भारत की टॉप 100 कंपनीज का कंबाइंड ब्रांड वैल्यू $236.5 बिलियन तक पहुंच गया है। और इसमें सबसे ज्यादा ब्रांड वैल्यू किस कंपनी का, या टॉप 3 ब्रांड वैल्यू भारतीय कंपनियों की बात करें तो टाटा ग्रुप पहले स्थान पर है, जिसकी ब्रांड वैल्यू है $31.6 बिलियन। दूसरे पे इन्फोसिस है, तीसरे पे HDFC ग्रुप है। और अगर फास्टेस्ट ग्रोइंग ब्रांड की बात करेंगे, जो सबसे ज़्यादा जिसकी ब्रांड वैल्यू बड़ी है, वो अडानी ग्रुप है। इसकी ब्रांड वैल्यू में 82 परसेंटाइल का जंप देखा गया है। तो हमारे जो प्रश्न है उसका उत्तर हो जाएगा टाटा ग्रुप। इस ब्रांड फाइनेंस इंडिया 100 2025 रैंकिंग के अनुसार देश का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड कौन सा है? तो टाटा ग्रुप है। ठीक है, बाकी ये थी आज की हमारी करंट अफेयर्स की क्लास। बाकी डेली इसकी क्विज अपलोड होती है बना करके, कहाँ पे? MCQ फॉर्मेट में आपके क्रिक एग्जाम एप्लीकेशन पे PDF आपको अवेलेबल हो जाती है अपनी टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम और एप्लीकेशन दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है। एप्लीकेशन को आप डायरेक्ट गूगल प्ले स्टोर से भी इंस्टॉल कर सकते हो। बाकी सेशन को अभी तक आपने लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ में शेयर जरूर करना। चलो अभी कल के करंट अफेयर्स का क्विक रिविजन कर लेते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल पहला प्रश्न आपसे पूछा था भी रॉ के नए प्रमुख कौन बने? पराग जैन। भारत का पहला AI संचालित स्मार्ट ट्रैफिक सिस्टम ये कहां पर लॉन्च किया गया? ये दिल्ली में, दिल्ली के द्वारका एक्सप्रेसवे पर। राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस ये कब मनाया गया? 29 जून को। और केंद्रीय मंत्रिमंडल ने कहां पर अंतरराष्ट्रीय आलू केंद्र स्थापित करने को मंजूरी दी है? आगरा। पहला हॉकी इंडिया मास्टर्स कप ये कहां पर आयोजित किया गया? चेन्नई। भारत की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग वैली ये कहां पर स्थापित की जाएगी? अमरावती।
दूसरी एशियाई स्क्वैश डबल्स प्रतियोगिता 2025 का आयोजन ये कहाँ पे किया गया? मलेशिया। और बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने किस दिन को नया बांग्लादेश दिवस घोषित किया? 8 अगस्त। अंडर 23 और अंडर 17 एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2025 का आयोजन ये कहाँ पर किया गया? वियतनाम। और आखिरी प्रश्न था कि 78वीं सीनियर राष्ट्रीय एक्वेटिक चैंपियनशिप 2025 में पहला स्थान किसने हासिल किया? तो कर्नाटक। चलो कल का भी होमवर्क प्रश्न देखते हैं और सेशन एंड करते हैं। तो कल आपसे पूछा था राष्ट्रीय समुद्री दिवस ये कब मनाया जाता है? तो आंसर हो जाएगा 5 अप्रैल को। आप सभी ने प्रश्न का बिल्कुल सही उत्तर दिया। अब ये आज का आपका होमवर्क प्रश्न।